हेलो गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन 85। तो इस परिवार में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो आज ईवीएस का एक नया चैप्टर आपके सामने फिर लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं, जो कि प्रत्येक प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण। यहाँ से 100% क्वेश्चन आने हैं, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है जैव विविधता। जैव विविधता के बारे में जानेंगे और हॉट स्पॉट के विषय में समझेंगे। जैव विविधता क्या है, हॉट स्पॉट क्या है, इन दोनों में सिमिलर संबंध क्या है। इन दोनों से 100% क्वेश्चन किसी भी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आज का ट्रेंड बन चुका है, चाहे यूपी, चाहे सिविल लेवल से लेकर आप वनडे एग्जाम तक आएंगे, हर प्रकार की परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन 100% बन रहे हैं। तो इसको ध्यान से पढ़िए। इसको देखने से पहले यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें तो सब्सक्राइब कर लें, तथा कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर टाइप करें। हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो आपको कैसी लग रही है। प्ले लिस्ट में हम इसके कई वीडियो डाल चुके हैं, वहां से जाकर आप नोट्स बनाकर उसका रिवीजन कर सकते हैं। बहुत छोटे छोटे वीडियो है, ज्यादा समय भी नहीं लगेगा देखने में। नोट्स बनाकर, शॉर्ट नोट बनाकर आप उसका रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं। तो क्या नाम है पाठ का? जैव विविधता। जैव विविधता कहते किसे हैं? जैव विविधता वह क्षेत्र होता है जहां पर जैव विविधता के लिए दो परिस्थितियां होती है। ध्यान रखिए, अगर न पता हो तो नोट कर लेना। जैव विविधता के लिए वो परिस्थितियां होनी चाहिए जहां पर सर्वाधिक गर्मी हो और सर्वाधिक बरसात हो। जहां पर सर्वाधिक गर्मी हो और सर्वाधिक बरसात हो, वहां पर कैसी क्षेत्र बनता है? जैव विविधता। उस क्षेत्र को समझते हैं। उस क्षेत्र को समझने से पहले एक भूगोल का चैप्टर है छोटा सा, उसको समझ लेते हैं। उसी को समझते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिए, एक ग्लोब है। क्या है दोस्तों? यहाँ मान लीजिए एक ग्लोब है, और ग्लोब पर यहाँ पर तीन रेखाओं के बारे में समझेंगे। एक विषुवत रेखा, एक कर्क रेखा और एक मकर रेखा। तो विषुवत रेखा कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश या इक्वेटर जो है, इसे क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। ध्यान रखिए, 0 डिग्री अक्षांश या इक्वेटर क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। उसके 23.5 डिग्री, इसके 23.5 डिग्री ऊपर जाएंगे तो क्या मिलेगा? कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 डिग्री उत्तरी को क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा। सेम उसके 23.5 डिग्री नीचे आएंगे, कौन मिलेगा? मकर रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी मकर रेखा। यानी एक चीज अब और जान लीजिए, यहाँ पर 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर की ओर उत्तरी गोलार्ध और नीचे की ओर जाएंगे तो दक्षिणी गोलार्ध। इसको समझने के लिए सिर्फ एक ही मतलब है। यहाँ पर हम आपको ये समझाने का प्रयास करेंगे, एक घटना होती है उत्तरायण और दक्षिणायन। उत्तरायण और दक्षिणायन घटना को समझ गए तो आप जैव विविधता आराम से आपको समझ में आ जाएगा, उसमें कोई समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उत्तरायण और दक्षिणायन का घटना समझ लीजिए। उत्तरायण यानी कहेगा सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन क्या है? तो उत्तर की ओर सूर्य 23.5 डिग्री, उत्तर की ओर 23.5 डिग्री कर्क रेखा तक, और दक्षिण की ओर 23.5 डिग्री सूर्य मकर रेखा तक। यानी ऊपर की ओर जब 0 डिग्री से ऊपर 23.5 डिग्री जाता है तो इस घटना को क्या कहते हैं? उत्तरायण। क्या कहते हैं? उत्तरायण। इस घटना को उत्तरायण कहते हैं। वही जब विषुवत रेखा से नीचे दक्षिण की ओर 23.5 डिग्री मकर रेखा जाता है तो इस घटना को क्या कहते हैं? दक्षिणायन। क्या कहते हैं दोस्तों? दक्षिणायन। ऊपर उत्तरायण, नीचे दक्षिणायन, दोनों घटना समझ में आ गई। ध्यान रखें। इसके बाद उत्तरायण और दक्षिणायन के विषय में जानने के लिए एक चीज और जान लीजिए। सूर्य उत्तरायण होने में कुल कितने समय लेती है? 3 माह जाने में और 3 माह विषुवत रेखा पर आने में। यानी कहते हैं कुल कितना समय लेगी? कुल 6 माह। जब कुल 6 माह लेगी तो आपको एक पता होना चाहिए, जब उत्तरी गोलार्ध में 6 माह सूर्य रहेगा तो दक्षिणी गोलार्ध में जो ध्रुव है, ध्रुवों के साइड में क्या होगी? 6 महीने की रात्रि होगी। कब? ये घटना जब सूर्य उत्तरायण होगा, लेकिन जैसे सूर्य दक्षिणायन होगा फिर यही घटना यहाँ से यहाँ तक आने में 3 माह आने में और 3 माह जाने में यहाँ भी लेगा। तो ऊपर जाएगा, यहाँ पर क्या होगा? 6 महीने के ऊपर रात। यानी उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने का दिन है तो दक्षिणी गोलार्ध में 6 महीने की रात है, और दक्षिणी गोलार्ध में 6 महीने की रात है तो उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने का दिन है। ये घटना तो सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन, यानी कहने का मतलब है सूर्य 23.5 डिग्री दक्षिण से 23.5 डिग्री उत्तर के मध्य भ्रमण करता है। तो सूर्य जिस क्षेत्र में भ्रमण करेगा, आपको मालूम होना चाहिए वहां पर सूर्य के विकिरण की वजह से अधिक गर्मी होगी। तो उस क्षेत्र में अधिक गर्मी होगी। जहां पर अधिक गर्मी बताए थे होगी, वहां पर वाष्पन की क्रिया होगी। आसपास के जल क्षेत्र में वाष्पन क्रिया होगी। जब वाष्पन की क्रिया होगी तो संवहन होगा, संवहन होगा तो संघनन होगा, संघनन होगा तो बूंद बनेगा, और बाद उसी माध्यम से बरसात होगी। ध्यान रखिए, जब बरसात होगी तो वहां पर अच्छे से सारे प्रकार की वनस्पतियां होंगे, तो जैसे जैव में विविधता देखने को आपको मिलेगी। ध्यान रखिए। तो सर्वाधिक जैव विविधता इन क्षेत्रों में होने का कारण क्या है? अभी महासागर का देखेंगे, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, या जैसे
ये सब इन सब क्षेत्रों से कर्क रेखा या क्या नाम विषुवत रेखा गुजरती है। तो विषुवत रेखा कर्क रेखा मकर रेखा के बीच के क्षेत्र में सर्वाधिक गर्मी है। इस क्षेत्र में सर्वाधिक गर्मी है क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पर वर्ष भर लंबवत पड़ती है। इन क्षेत्रों में सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत पड़ती है और सूर्य की किरणें जब लंबवत पड़ेगी तो गर्मी हमको अधिक महसूस होगी, जिस कारण यहाँ पर अधिक गर्मी होगी। तो आसपास समुद्र में क्या वो वाष्पन क्रिया होगी, तो वाष्पन क्रिया होगी तो सम्मान होगी, संघनन होगी, इसके बाद बारिश होगी। आपसे पूछेगा एक क्वेश्चन, दैनिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो दैनिक वर्षा हमेशा विषुवत रेखी क्षेत्र में होती है। कहाँ पर दोस्तों? विषुवत रेखी क्षेत्र में। ध्यान रखिए, अगर पूछेगा क्षेत्र वास्तविक रूप से कहाँ है? प्रशांत महासागर में। ध्यान रखिए वो क्षेत्र कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में। इसके बाद चलते आगे बढ़ते हैं, जैव विविधता। अगला पूछेगा जैव विविधता का सबसे पहले जैव विविधता शब्द आपसे पूछेगा, जैव विविधता शब्द किसने दिया है? तो जैव विविधता शब्द को सर्वप्रथम किसने दिया है? 1985 में। 1985 में कौन थे? डब्ल्यू.जी. रोजन नामक व्यक्ति ने सर्वप्रथम क्या दिया? जैव विविधता शब्द दिया। लेकिन जैव विविधता का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? ध्यान रखिए, दो क्वेश्चन है। सबसे पहले प्रयोग करने वाले व्यक्ति का क्या नाम है? रेमंड है। क्या नाम है? रेमंड। दोनों ध्यान रखिए। इसके बाद पूछेगा अगला, ध्यान रखिए, उपमा। जैव विविधता यानी जैव विविधता को उपमा के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या वर्षा वन को क्या कहते हैं? जैव विविधता की संज्ञा दी जाती है। इसके अलावा अन्य क्वेश्चन के विषय में आप जानते हैं। चलिए, जैव विविधता अधिनियम कब आया? जैव विविधता अधिनियम को लेकर अगर क्वेश्चन मैंने कहा तो जैव विविधता अधिनियम सन 2002 में आया। अगर जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको हाईलाइट कर दिए हैं, इसको आप नोट करके लिख सकते हैं। जैव विविधता अधिनियम और जैव विविधता दिवस। ध्यान रखिए, अगर पूछेगा भारत में कुल कितने हॉट स्पॉट है? भारत में कुल कितने हॉट स्पॉट है? तो हॉट स्पॉट जानने से पहले हॉट स्पॉट के विषय में थोड़ा समझ लेते हैं। हॉट स्पॉट कहते किसे हैं? तो हॉट स्पॉट शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? हॉट स्पॉट शब्द नॉर्मन मायर ने दिया था। कब दिया था? 1988 में। 1988 में यह शब्द किसने दिया था? नॉर्मन मायर ने। ध्यान रखिए, ये होता क्या हॉट स्पॉट? हॉट स्पॉट में उष्ण स्थान या संवेदनशील स्थान। यह कहते किसे हैं? हॉट स्पॉट समझ लीजिए, जैसे किसी प्रजाति में या किसी क्षेत्र में 1500 प्रजातियां, कितनी? 1500 प्रजातियां हैं। यदि उनमें से 70% प्रजातियां समाप्त हो चुकी हैं, 70% प्रजातियां समाप्त हो चुकी हैं, जो शेष कितना 30% बची है, उस क्षेत्र को क्या कह देते हैं? जैव विविधता क्षेत्र। क्या कहते हैं? जैव विविधता क्षेत्र। ऐसे क्षेत्र विश्व में कुल 36 हैं, लेकिन भारत में 4 हैं। तो भारत में उन चारों क्षेत्रों का नाम आपसे पूछता है, उन चारों क्षेत्रों को जान लीजिए। तो पहला क्षेत्र है, उसका नाम क्या है? भारत में पश्चिमी घाट है। क्या दोस्तों? पहला पश्चिमी घाट है, दूसरा पूर्वी हिमालय है। पहला पश्चिमी घाट, दूसरा पूर्वी हिमालय, इसके बाद इंडो बर्मा क्षेत्र। क्या कौन सा? इंडो बर्मा क्षेत्र। और लास्ट में एक क्या है? सुंडालैंड। ये भारत में 4 क्षेत्र हैं हॉट स्पॉट वाले। ध्यान रखिए, इन चारों से हमेशा क्वेश्चन बनता है। हॉट स्पॉट भारत में कितने हैं? 4 हैं। ध्यान रखिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिए, जैव विविधता। जैव विविधता जान लिए। भारत में अगर पूछेगा जैव विविधता नियम कब है, तो बता ही दिया आपसे। विश्व में कुल कितने हॉट स्पॉट है, ये भी बता दिए। एक क्वेश्चन पूछता है कि विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति जो कि जैव विविधता से संबंधित है, किस महासागर से संबंधित है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। और कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। क्या नाम उसका? ग्रेट बैरियर रीफ। क्या नाम उसका दोस्त? ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ उसका नाम है। उसी क्या कहते हैं? समुद्र का बगीचा कहते हैं। क्या कहते हैं? समुद्र का बगीचा। अगर पूछेगा इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 2000 किलोमीटर उसकी लंबाई है। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है? केरल। केरल। अगर पूछेगा ओवरऑल पूछेगा तो पश्चिमी घाट भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। लेकिन पूछता है कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो केरल वाले क्षेत्र में। केरल के बाद अगर देखेगा, केरल के बाद अगर देखना होगा तो आप जो यहाँ पर द्वीपी जैसे लक्षद्वीप हो गया, आप अंडमान निकोबार हो गया, और भारत के गंगा का तटीय मैदान, गंगा का मैदान में भी जैव विविधता आपको देखने को मिलेगी, मैदानी क्षेत्र में। इसके बाद जैव विविधता आपको यहाँ पर मिलेगी सुंदरबन डेल्टा वाले क्षेत्र में भी जैव विविधता मिलेगी, गुजरात वाले क्षेत्र में भी आपको जैव विविधता मिलेगी। तो वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट पर भारत की सर्वाधिक जैव विविधता देखने को मिलती है। ध्यान रखें। इसके बाद और क्वेश्चन यहाँ से जो बनेगा, कुछ और क्वेश्चन आपको बता देते हैं। जैसे बनेगा जीन मूल किसे कहते हैं? जीन मूल।
तो जीन मूल किसे कहते हैं? किसी जाति के सभी जीवों के समुच्चय की सूचना, किसी जाति के सभी जीवों के समुच्चय की सूचना क्या कहलाती है? जीन मूल। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, इसको नोट कर लीजिए, जीन मूल क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे बनेगा, ध्यान रखिए, जैव विविधता का द्वार पूछेगा, भारत में जैव विविधता का द्वार किसे कहा जाता है? तो पूर्वोत्तर के राज्यों को जैव विविधता का द्वार कहते हैं। ध्यान रखिए, इसको नोट कर लीजिए, भारत में पूर्वोत्तर राज्यों को जैव विविधता का द्वार कहते हैं। ध्यान रखिए, इसके बाद आगे बढ़िए, सर्वाधिक जैव विविधता किस वन पाई जाती? उष्णकटिबंधीय वन। अगर विषुवत रेखीय क्षेत्र में देखेंगे तो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ मिलेगा? किस महाद्वीप में? तो दक्षिणी अमेरिका के अमेजन वाले क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता मिलेगी। अगर दूसरे नंबर पर पूछेगा कहाँ पर? कांगो बेसिन। कांगो बेसिन कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में कांगो बेसिन, मध्य अफ्रीका में कांगो बेसिन है। अगर तीसरा पूछेगा तो कहाँ पर है? तीसरा आपका इंडोनेशिया वाले क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता, ये सर्वाधिक जैव विविधता के क्षेत्र में। ध्यान रखिए, अगर पूछेगा एशिया में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र क्या है? इंडोनेशिया वाला। कौन सा है? इंडोनेशिया वाला क्षेत्र सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र माना जाता है। एक क्वेश्चन और बनता है, सबसे पुराना अनाज, सबसे पुराना अनाज क्या है? जौ है। सबसे पुराना अनाज क्या है? जौ है। श्रीलंका वाला क्षेत्र भी क्या हॉट स्पॉट के क्षेत्र में भी आता है। एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, आपको बता दें, ध्यान रखें, जैव विविधता कुल 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? जैव विविधता कुल 3 प्रकार की होती है। आनुवंशिक जैव विविधता, प्रजाति जैव विविधता और इसके बाद क्या है? समुदाय जैव विविधता। आनुवंशिक जैव विविधता क्या है? आनुवंशिक जैव विविधता, आनुवंशिक जैव विविधता के संदर्भ में आपको हम बताना चाहेंगे, जैसे आप किसी वंशावली में, जैसे आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहेंगे, लैमार्क ने प्रयोग किया था जिराफ पर। तो ऐसा लैमार्क का मानना था कि पहले जिराफ की गर्दन छोटी थी, लेकिन उसको अपने खाने के लिए जैसे जैसे गर्दन को प्रयोग करता उस मतलब अंग का विकास हो गया। तो देखिए, पहले जीवों में जो थी, जो गर्दन छोटी थी, लेकिन बाद में बड़ा हो गया, तो विविधता देखने को मिली। यही कहने का मतलब क्या है? आनुवंशिक जैव विविधता। आनुवंशिक जैव विविधता, जैसे पिछली पीढ़ी के बच्चा कुछ कम बुद्धिमान, अगली पीढ़ी में अधिक बुद्धिमान हो जाए, ये आनुवंशिक जैव विविधता का लक्षण मिल जाता है। इसके बाद कहते हैं प्रजाति जैव विविधता। प्रजाति मतलब एक ही पारितंत्र में कई प्रजातियां पाई जाती है, जैसे कुत्ता अलग हो गया, बिल्ली हो गया, मनुष्य हो गया, लेकिन सब में विविधता है। इसी को क्या कहते हैं? प्रजाति जैव विविधता। क्या है? प्रजाति जैव विविधता। एक ही पारितंत्र में कई प्रकार के जीवों में जो विविधता देखी जाती है उसे क्या कहते हैं? प्रजाति जैव विविधता। ध्यान रखें। इसके बाद समुदाय जैव विविधता। समुदाय जैव विविधता मतलब एक ही समुदाय में जब जीवों में विविधता देखी जाती है उसे क्या कहते हैं? समुदाय जैव विविधता। इसका आशय यह है कि आप कुत्ते की प्रजाति ले लीजिए, गांव का कुत्ता, शहरी कुत्ता। अभी गांव के कुत्ते में आप जाएंगे, गांव में किसी में निकल जाइए, अगर हो सकता किसी तरीके से बच जाए, नहीं तो कुत्ता आपको जरूर काट लेगा, या तो नहीं काटेगा तो आप गिरकर हाथ पैर जरूर तोड़ लेंगे। लेकिन जैसे ही शहरों की स्थिति में जाएंगे, शहर में ऐसा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप बगल से चले जाएंगे, कुत्ता कुछ को फर्क नहीं पड़ेगा। यही विविधता क्या है? समुदाय जैव विविधता। एक ही समुदाय में जब विविधता मिलती है तो उसे क्या कहते हैं? समुदाय जैव विविधता। तो एक छोटे से चैप्टर आपको हम इस समय प्रोवाइड मतलब खत्म कर दिए। एक चीज और यहाँ से नोट कर लीजिए, मतलब जैसे कह रहा है कि विलुप्त डोडो और पांडा, डोडो व लाल पांडा किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मॉरिशस और चीन से। डोडो कहाँ का? मॉरिशस है, और पांडा कहाँ का? चीन का जीव है। ये किस श्रेणी में है? विलुप्त श्रेणी में। थोड़ा यहाँ से 2-3 पॉइंट और नोट कर सकते हैं आप। ईयक्स श्रेणी में किसको रखा जाता है? आप क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जाएगा। विलुप्त, जो विलुप्त प्राय हैं उसको किस श्रेणी में रखा जाता है? ईयक्स श्रेणी में। अति संकट वाले किस श्रेणी में रखा जाए? सीआर श्रेणी में। ध्यान रखें, सीआर श्रेणी में। अति संवेदनशील वालों किस क्षेत्र में श्रेणी में रखा जाता है? तो ध्यान रखेंगे इसको यूवी श्रेणी में। किसको दोस्तों? यूवी श्रेणी में। इसके बाद कहेगा ईएन, अति मतलब संकटग्रस्त को किस श्रेणी में रखा जाता है? ईएन। तो छोटे से माध्यम से एक और क्वेश्चन ध्यान दीजिए। इसके बाद कहा जैव विविधता संधि कब हुई थी? 29 दिसंबर सन 1993 को जैव विविधता संधि हुई थी। 29 दिसंबर सन 1993 को क्या होता? जैव विविधता संधि हुई थी। सर्वाधिक जैव विविधता क्षेत्र आपको बता दिए। प्रबाल मूगा मतलब प्रबाल जो मूगा संघ है उसको क्या कहते हैं? सिलेंट्रा संघ। भारत में प्रबाल व्यक्ति से निर्मित कौन सा राज्य है? आपको पता होना चाहिए कौन सा है, क्या नाम है? कमेंट्स करके आप बताइएगा, इसका उत्तर हम अगले वीडियो में देंगे। ध्यान रखिए, जो केरल के बगल में है उसको उस क्षेत्र का, चलिए बताई देते हैं, हो सकता है कंफ्यूजन। लक्षद्वीप है। क्या है? लक्षद्वीप का निर्माण है प्रबाल चट्टानों से हुआ।
तो सबसे बड़ी प्रवाल आपको बता दिया ऑस्ट्रेलिया में है, ग्रेट बैरियर रीफ है। ध्यान रखिए। तो वीडियो को ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए वीडियो को ज्यादा बड़ा न करते हुए हम इसी को रोकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। इसी तरीके से अच्छे वीडियो पाने के लिए कमेंट्स जरूर करें और अपना फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।